दोस्तों नमस्कार। आज है 14 अप्रैल और आज हम एक महान शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत निर्माता, संविधान निर्माता, इनके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। इनकी पूरी खासियत जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं कि इन्होंने शिक्षा पर माना जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियाँ थी। आदमी आज के समय में 1 डिग्री हासिल करना बहुत मुश्किल है। इनके पास उस समय जब पढ़ाई का कोई सही साधन नहीं था हिंदुस्तान में, तब 32 डिग्रियाँ इनके पास मानी जाती हैं कि थी। इनके पास बीए की डिग्री थी कई सब्जेक्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने बीए जो है कंप्लीट किया था। इसके अलावा एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। कोलंबिया अमेरिका की यूनिवर्सिटी जो है, श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कोलंबिया है, वहाँ से इन्होंने जो है एमए कंप्लीट किया था। उसके अलावा पीएचडी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। आज भी इनकी प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर लगाई गई है। नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रतिमा वहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, लंदन स्कूल से इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, तो द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्ट के सब्जेक्ट, पीएचडी, बैरिस्टर की डिग्री, वकालत की डिग्री जो है ग्रेस इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक, तो इतनी सारी डिग्रियाँ इनके पास थी। यानी कितने सब्जेक्ट पर नॉलेज रखते थे। 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था, लगभग 9 भाषाएँ इनको आती थी। इतने ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे। इनका आज हम लोग पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हमें इनके बारे में जानना ज़रूरत है, और भारत के लिए क्या खास किया है इन लोगों ने, अंबेडकर जी ने। क्योंकि बहुत सारे समुदाय के लोग जो हैं इनको केवल दलितों का मसीहा के रूप में ही केवल जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही नेक काम किए हैं भारत के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, भारत के से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के लिए, और बहुत सारे काम किए हैं। खासकर वो महिलाएं किसी भी कैटेगरी की जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काम इन्होंने किया है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि निम्न वर्ग के उद्धारक एवं समानता के रूप में हम इनको समझते हैं। यानी निम्न वर्ग समाज में अभी भी वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो समाज में निम्न वर्ग, हमारा जो भारत देश में है समाज, ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया, आपको मालूम है सभी को। ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को बिल्कुल भी असमानता नहीं दी गई थी उस समय। आज़ादी के बहुत पहले की जो बात है, वहाँ पे शूद्रों को बिल्कुल भी असमानता नहीं थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शुद्ध जो है पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको ढंग से शादी करने का अधिकार नहीं था। एक तरीके से कोई भी अधिकार नहीं थे इन लोगों को। तो इनको अधिकार देने का कार्य किया है। इसलिए तो दलितों के तो मसीहा हैं ये, दलितों का मसीहा इनको कहा जाता है। इसके अलावा और संविधान, भारत के लिए क्या किया है, तो संविधान निर्माता हैं ये। संविधान निर्माता, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इन्होंने बना करके रख दिया अपने देश को, जो कि इतना अच्छा संविधान है कि हमारा देश जो है इतने अच्छी तरीके से फल फूल रहा है इसी संविधान के नियमों के तहत। और जिसको बनाने में अंबेडकर साहब को लगभग 40 देशों के संविधान का अध्ययन करना पड़ा, और इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन का समय इनको लगा था। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात तब इन्होंने संविधान का निर्माण किया है, और संविधान जो है हमारा बन करके तैयार हुआ। इसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब को जोड़ करके देखते हैं कि केवल और केवल ये इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, ऐसा केवल नहीं है। हाँ, किया, उनके लिए बहुत सारा काम है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारा काम इन्होंने भी किया है। महिलाओं के लिए जो शुरुआत में हमारे देश में इतनी कुप्रथाएँ थी महिलाओं से जुड़ी हुई, उनको सुधारने का काम भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है। बहुत सारी कुप्रथाएँ महिलाओं के लिए फैली हुई थी, चाहे किसी कास्ट की आप हैं, किसी भी कास्ट की महिला है, सभी महिलाओं के लिए जो है काम जो है अंबेडकर साहब ने किया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार दिलाया किसने, अंबेडकर साहब ने। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को के लिए जब माता बनती हैं, जैसे कहीं किसी कंपनी में कोई महिला काम कर रही है, तो कंपनी में काम करने के लिए लीव उनके लिए स्पेशल दिलाया। मैटरनिटी लीव 1948 में बिल दिया गया कि अगर कोई महिला जो है
जब माता बनती हैं तो उनके लिए जो समय दिया जाता है 9 महीने का लगभग, ठीक है, तो उसकी छुट्टी दी जाएगी उनको, और उसके लिए कोई भी उनका पैसा नहीं काटा जाएगा, पूरा पैसा भी दिया जाएगा। तो मैटरनिटी लीव जो है ये महिलाओं को दिलाया अम्बेडकर साहब ने, और ये खास तौर पर उस समय 1948 में दिला दिया था, जब अमेरिका जैसा महान देश, बड़ा देश, ठीक है, उस चीज़ को नहीं दिला पाया था। अमेरिका ने 1987 में जो है मैटरनिटी लीव जो है ये दिला पाया अपने देश में, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक समानता यानी पुरुष और महिला, ठीक है, समान तौर पर आदमी देखा जाए, किसी भी कंपनी में अगर महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो समान वेतन उनको दिया जाए, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा शुरुआत में हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते थे। महिला अगर उसका पति मर गया है तो महिला विधवा हो जाएगी तो उसको शादी नहीं करने दिया जाएगा। उसके अलावा और इतनी सारी कुप्रथाएं थी कि अगर पति मर गया तो साथ ही साथ उसको भी सती होना पड़ता था। बाल विवाह का प्रचलन जो है समाप्त लगभग करवाया, कि बाल विवाह के लिए कानून हमारे संविधान में है, तो बाल विवाह हो जाता था महिलाओं के लिए। इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार, शुरुआत में आप देखेंगे महिलाओं को जो मताधिकार, मत का अधिकार जो इन्होंने दिलाया, यानी पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो था पंच लोग बैठते थे और वही जो है अपना निर्णय दिया करते थे। पंच बैठ जाते थे, वो अपना निर्णय दिया करते थे, और उसमें पुरुष ही लोग होते थे और वही अपने हिसाब से निर्णय देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, महिलाओं को भी अपना राजा, या फिर एक कह सकते हैं जैसे अभी चुनाव होते हैं तो प्रधानी का चुनाव हुआ गाँव में, ठीक है, शहरों में अगर नगरों में देखेंगे तो वहाँ अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वहाँ पर किसी भी नेता, प्रधान, ठीक है, अध्यक्ष आदि को चुनने का अधिकार, मत देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया, अम्बेडकर साहब ने दिलाया, जबकि ये अधिकार पहले ज़माने में नहीं था। महिलाओं को केवल और केवल घर में रखा जाता था। यहाँ तक कि जो इससे पहले महिलाओं को केवल और केवल ये कहा जाता था कि आप पुरुषों के साए में ही रहिए, जब छोटी हो तो पिता के साए में, बड़े हो गए तो पति के साए में, और जब बुढ़ी हो जाए तो अपने बच्चों के साए में। तो लेकिन मताधिकार जो है सबसे पहले दिलाया अम्बेडकर साहब ने महिलाओं को। मनुस्मृति में ये सब अपमान किया गया था, ये सब लिखी हुई थी बातें। 1971 में तो स्विट्ज़रलैंड जैसा देश वो महिलाओं को 1971 में मत का अधिकार दिला पाया, लेकिन हमारे भारत में अम्बेडकर साहब ने 1948 के तहत जब संविधान का निर्माण हुआ था, लिख रहे थे, तो उसी में शुरुआत में ही ये मत का अधिकार जो है महिलाओं को दिलाया। इसके अलावा हिंदू बिल कोड अम्बेडकर साहब लेकर के आए थे, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ था, इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, और इसमें सारी जो बातें लिखी हुई थी महिलाओं के हित के लिए लिखी हुई थी, और उस हिंदू जो है बिल कोड को पूरी तरीके से नकार दिया गया था, हिंदू बिल कोड को। उस समय सभी लोगों की मिली जुली साजिश थी और माना जा रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन बाद में उसी बिल में जो बातें लिखी हुई थी उन्हीं को एक्टों के द्वारा फिर बाद में एक्ट बनाकर पास किया गया। जब ये हिंदू बिल कोड जो है नकार दिया गया था, तो अम्बेडकर साहब ने उसके बाद जो है संविधान सभा या फिर उससे अपना जो है सदस्यता अपनी ख़त्म कर ली थी। तो यहाँ पर जैसे अब हिंदू बिल कोड में कौन कौन बातें लिखी हुई थी, यानी पहले क्या था, बहुविवाह प्रथाओं का समाप्त करने की बात लिखी हुई थी, बहुविवाह प्रथाओं की समाप्त करने की बात लिखी थी। जैसे हिंदू समाज में आप देखोगे एक ही पत्नी लोग रखते ज़्यादातर, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले क्या था कि बहुत सारी पत्नियां रख सकता है आदमी, कई सारे विवाह कर सकता है, इसकी आज़ादी थी। लेकिन हिंदू बिल कोड है उसमें महिलाओं को के हित के लिए इन्होंने ये नियम लिखा था कि बहु विवाह प्रथाओं को समाप्त किया जाए, ठीक है। लेकिन बाद में ये बिल बना कि बहु विवाह प्रथाओं को समाप्त किया गया, इसीलिए आज के समय में देख रहे हैं कि हिंदू जो है वो ज़्यादा बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक ही पत्नी रखते हैं, जबकि मुस्लिमों में अभी भी ये है कि बहु विवाह वहाँ पर ज़्यादातर हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं का संपत्ति का अधिकार दिलाया गया था, यानी महिला को संपत्ति रखने का अधिकार है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पिता की जो संपत्ति होती है उसमें महिला लड़की का अधिकार होता है, लेकिन पहले के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था, महिला की संपत्ति का अधिकार दिया ही नहीं गया था, और इसमें जो है अम्बेडकर साहब ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया। पुरुषों के समान तलाक, पुरुष जब चाहे तो महिला का तलाक दे सकते थे। हिंदू
नियमों में भी ये था, जिस महिला को चाहे तलाक दे दिया, अपनी पत्नी को दूसरी कर लिए शादी, तीसरी कर लिए, दूसरी को तलाक दे दिया, क्योंकि महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो अम्बेडकर साहब ने ये दिलाया कि महिला जो हैं वो भी तलाक दे सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा महिलाएं जो हैं दंतक ग्रहण अधिनियम, मतलब अगर कोई महिला विधवा है तो वो अगर चाहती है तो एक दंतक पुत्र यानी कोई पुत्र जो है उसको गोद ले सकती है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा विधवा विवाह का प्रचलन जो है अम्बेडकर साहब ने कराया। तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार अम्बेडकर साहब ने दिलाया, ठीक है। और इसके अलावा बहु विवाह को समाप्त कराया, बाल विवाह को समाप्त कराया, संपत्ति का अधिकार जो है महिलाओं को अम्बेडकर साहब ने दिलाया। इतनी सारी चीज़ें कराई। इसके अलावा अब श्रमिकों के लिए कानून क्या क्या बनाए अम्बेडकर साहब ने, तो इसके लिए लगभग 10 बिल लेकर के आए थे श्रमिकों के लिए। श्रमिकों पर बहुत अत्याचार होता था, बंधुआ मजदूरी लोग करवाते थे, मतलब केवल बंधुआ मजदूरी, मतलब आपको केवल उनके साथ में काम करना है और वो बदले में आपको कुछ नहीं देंगे, बस खाना पीना देंगे, बस और कुछ नहीं देंगे। इसके अलावा श्रमिकों से कम 12 से 15 घंटे लोग काम करवाते थे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में। तो अम्बेडकर साहब ने इनके दर्दों को समझा श्रमिकों को, और इसके लिए कानून लेकर के आए, 10 बिल लेकर के आए, ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे। और इन्हीं 10 बिलों के आधार पर काम को कहा गया कि केवल और केवल श्रमिकों से काम जो है 8 घंटा लिया जाएगा, केवल 8 घंटा। इसके अलावा जो जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसमें तमाम प्रकार के डीए, लीव, मेडिकल लीव, ठीक है, ये न्यूनतम आय ये सब फिक्स रहती है। डीए, लीव, मेडिकल लीव जो मिलते हैं आपको, ये अम्बेडकर साहब की देन है जो आपको मिल रहा है। नहीं तो पहले के समय में श्रमिकों से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे ये सारे प्राइवेट कंपनी वाले, प्राइवेट कारखाने वाले, ये मिल मजदूर जो भी हैं उन बहुत काम कराते थे। तो मजदूरों के लिए इतना काम किया, बंधुआ मजदूरी को समाप्त कराया। तो इतने सारे काम जो है श्रमिकों के लिए अम्बेडकर साहब ने किए। अब देश के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए अम्बेडकर साहब ने क्या काम किए वो भी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके लिए स्थापना का सहयोग जो पूरा अम्बेडकर साहब का था। इसके अलावा बड़े उद्योग को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा योगदान अम्बेडकर साहब का था, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के बहुत बढ़िया ज्ञाता थे और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति हैं। तो बड़े उद्योगों को स्थापित कराने में इनका योगदान था। योजना आयोग जो है, जो इस समय नीति आयोग हो चुकी है, योजना आयोग वह संस्था है जिसमें सरकार जो है ये सब पूरा प्लान बनाती है कि देश को किस तरीके से चलाना है, कौन कौन सी नीतियाँ लानी है। उस योजना आयोग की पूरी जो कहानी थी, रूपरेखा था, ये क्या चीज़ है, ये अम्बेडकर साहब की देन थी, उन्हीं के तहत ये बनी थी। कई बांधों का निर्माण इन्होंने करवाया, मतलब इनका ही सोच थी, ठीक है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बाल जो है, सोन नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, ये सब इन्हीं की देन है। जल बिजली नीति में योगदान इन्हीं, जल बिजली जो है, जल व बिजली, ठीक है, इनकी नीतियाँ किस तरीके से बनाई जाएंगी, इसमें पूरा योगदान किसका था, अम्बेडकर साहब का था। सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, इसके निर्माण में योगदान किसका था, अम्बेडकर साहब का। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसके निर्माण में योगदान अम्बेडकर साहब का था। पावर ग्रिड, अम्बेडकर साहब का निर्माण। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सटीक अध्ययन जो है अम्बेडकर साहब ने किया था, सबसे अच्छी तरीके से अध्ययन अम्बेडकर साहब ने किया था। और सबसे पहली बार बहुत अच्छी तरीके से रुपए का अवमूल्यन, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, और रुपए का अवमूल्यन जो अम्बेडकर साहब ने समझाया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार चौपट की, कैसे बर्बाद की है, सारी केस स्टडी जो है अम्बेडकर साहब ने की और वो बातें बताई, ठीक है। तो इतने सारे योगदान जो है अम्बेडकर साहब ने किए भारत के लिए, ठीक है, भारत की महिलाओं के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, और ख़ास तौर पर जो निम्न वर्ग हैं उनके लिए। तो अब ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति के बारे में, ऐसे भारत रत्न के बारे में, ठीक है, भारत निर्माता के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो वही हम लोग क्या करेंगे, इनकी पूरी जीवनी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग देख लेंगे अम्बेडकर साहब जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो कि महू एमपी में, यानी सेंट्रल प्रोविंस था उस समय, एमपी के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। काफ़ी बड़ा था उस समय, अब तो मध्य प्रदेश में है। पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई सकपाल। तो इनका जो नाम पड़ा हुआ है भीमराव अम्बेडकर, तो भीम शब्द जो है, जब इनकी माता के नाम से लिया गया भीम जी, ठीक है, राम जी, ठीक है, यहाँ से राम जी नाम लिया गया है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। तो भीम
भीम भीम कहते थे पहले इनको, भीम, जब ये छोटे थे। ठीक है, पत्नी का नाम इनका रमाबाई था। इनकी पत्नी, इनकी शादी हो गई थी बहुत ही कम उम्र में, शादी हुई थी 13 साल की उम्र में, और पत्नी इनकी 9 साल की थी उस समय। 1906 में शादी हुई थी। ठीक है, 1891 में विजन हुआ था और 1906 में अम्बेडकर साहब की शादी हो गई थी। लेकिन पत्नी इनकी बहुत ही जल्दी समाप्त हो गई थी। दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था सविता अम्बेडकर, और ये जो थी ब्राह्मण थी। अब याद करते हैं अम्बेडकर साहब के जो पूर्वज थे, यानी इनके पिता जो थे, पिताजी के पिता, ये लोग शुरुआत से ही जो है ब्रिटिश आर्मी जो थी, सेना, उसमें कार्य करते थे। तो इनके पिताजी थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और सूबेदार का पद बहुत बड़ा था उस समय, बहुत बड़ा पद माना जाता था। तो आर्मी के बहुत बड़े पद पर थे इनके पिताजी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अम्बेडकर साहब जो थे अपने पिता की 16वीं संतान से, बाकी और इनके भाई लोग लगभग समाप्त हो चुके थे, लगभग 3 भाई और शायद 2 बहनें बची थी, और लगभग सभी खत्म हो चुके। तो 16वीं संतान थे, बहुत सबसे छोटे थे, और सबसे छोटे होने के कारण इनके पिताजी की नौकरी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे। तो 3 साल केवल चली थी, और 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया था। तो अब रिटायरमेंट हो गया था, और ये इनकी जो माता हैं उनका भी मृत्यु हो चुकी थी 3 साल बाद। उनके जन्म के 3 साल बाद इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो 1894 में जो पिताजी इनके रिटायर हो गए थे, और उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और अब इसके बाद रिटायरमेंट हो गए, जब हो गए तो अब क्या है कि जो अम्बेडकर साहब हैं, ये यहाँ से मऊ से पहुँच गए सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब सतारा पहुँच गए, तो वहाँ पर गांव जो है, वहाँ अंबादवेकर जो गांव था, अंबादवेकर। ठीक है, इन्हीं के नाम पर अम्बेडकर शब्द जो है जुड़ा था इनके नाम से। ठीक है, माना जाता है कि इनके गुरु थे ब्राह्मण कृष्णदेव केशव अम्बेडकर। ठीक है, ये एक तरीके से अच्छे गुरु थे, क्योंकि जब इनका एडमिशन कराया गया था छोटी क्लासों में, शुरुआत से ही काफ़ी होशियार बच्चे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो इनका जब एडमिशन कराया गया था, तो जैसे ही एडमिशन कराया गया, तो जितने भी उच्च कास्ट के जो बच्चे थे, ठीक है, वो तुरंत देख करके इनको दुत्कारने लग गए कि गुरुजी हमें इनके साथ बैठा के पढ़ाओगे, नीच जात के लड़के के साथ। तो इनको बाहर, छोटी ही कास्ट के थे, साथ ही सब महार जाति के थे अम्बेडकर साहब, तो बिल्कुल बाहर उनको गेट के बाहर बैठा दिया जाता था कि वहाँ से बैठ करके आप पढ़िए। अम्बेडकर साहब वहाँ से इतनी दूर से बैठ करके पढ़ते थे। ये स्थिति थी कि स्कूल जाते थे तो अपना पूरा जो बस्ता है वो अपनी पीठ पर लाद करके छोटी सी उम्र में जाते थे, और साथ ही साथ जब भी उनको प्यास लगती थी तो सभी लोगों के लिए पीने के लिए पानी एकदम उपलब्ध रहता था, लेकिन इनको जो वहाँ पे चपरासी जो काम करता था विद्यालय में, वो दूर से पानी इनको डालता था कि ऐसे पी ले, और एकदम बाहर रहते थे, ये बिल्कुल बाहर से, गेट के बाहर से पढ़ते थे, क्योंकि कहते थे कि इस नीच कास्ट को पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इनके पिताजी फौज में थे, तो एडमिशन मिल गया था, इसलिए एडमिशन इनको मिल गया था पढ़ने के लिए। तो अम्बेडकर साहब पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु एक माने जाते हैं कि ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर थे। वो देखे कि ये पढ़ने में बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, तो उनको लगाव हो गया था, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछते थे बाकी कोनो बच्चा दे नहीं पाता था आंसर, और ये फटाफट आंसर दे देते थे, उनको लगाव हो गया था। तो उन्होंने देखा कि तुम्हारा नाम जो है, क्योंकि ये भी उसी गाँव के थे, तो इनके नाम के लास्ट में अम्बेडकर लगा था, तो इसीलिए क्या कहा कि तुम्हारा जो नाम है भीमराव राम जी, तो हम अपना नाम जो है सरनेम तुमको दे देते हैं अम्बेडकर। ठीक है, तो काफ़ी गुरु की कृपा रही थी इन पे, ठीक है, काफ़ी प्रेम करते थे ये अम्बेडकर साहब को। इसके बाद जो है 1897 में अम्बेडकर साहब मुंबई जो है वहाँ चले गए, और वहाँ पे जो एल्फिस्टन हाई स्कूल था, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, बहुत ही अच्छे नंबर से उत्तीर्ण की, और साथ साथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ बॉम्बे से, ठीक है, इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहाँ पे जब बीए की परीक्षा दे वगैरह रहे थे, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, तो ये परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि मतलब कोई दोस्त नहीं बनते थे, क्योंकि ये उस समय बीए की डिग्री हासिल करने वाले उस जात में, इतने नीच कास्ट में, महार कास्ट में, जिसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लोगों ने बना दिया, तो उस कास्ट में पहले डिग्री प्राप्त करने वाली, हाई स्कूल तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे उस समय अम्बेडकर साहब। तो वहाँ पर उनको मिले थे दादा केलुस्कर जो थे, बैठे बगीचे में, पार्क में बैठे थे, वहाँ पे अम्बेडकर साहब चिंतित बैठे थे, बहुत परेशान थे। तो इन्होंने इनकी व्यथा को सुना, और सुनने के बाद इनको जो है बुद्ध की जीवनी सुनाई, और साथ ही साथ पढ़ने के लिए भी।
ठीक है। वहाँ से ये बुद्ध जी के जीवन के बारे में अम्बेडकर साहब बहुत ज़्यादा उनसे परिचित हुए, ठीक है। इसके बाद अम्बेडकर साहब की शादी तो आपको पता है कि 1906 में हो चुकी थी, और 1906 में शादी हो जाने के बाद यहाँ पर उनका डिग्री हो चुकी थी, बीए की आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते थे, लेकिन तब 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो दिक्कत हो गई पैसे की बहुत ज़्यादा। अब फिर क्या था कि बड़ौदा के जो है राजा थे गायकवाड़ सायाजी राव थर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करा रहे थे, मतलब कि जो भी टैलेंटेड बच्चा है इस परीक्षा को पास करेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अम्बेडकर साहब ने उस परीक्षा को दी, बहुत अच्छे नंबर से पास की, तो इसके तहत इन्होंने स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया आगे की पढ़ाई के लिए। तो 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती थी, और जिसके तहत अम्बेडकर साहब आगे की पढ़ाई जारी कर सके, ठीक है। आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए अब ये आप कहाँ कहाँ पढ़ाई की हैं तो आप देखेंगे, गए थे बीए की परीक्षा तो मुंबई से कंप्लीट कर ली थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका है वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जो है इन्होंने एमए की परीक्षा पूरी की, पीएचडी की परीक्षा जो है पूरी कंप्लीट की थी, ठीक है। अब वहीं पे जहाँ पर पहुँच करके जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे तो वहाँ पर एक दोस्त, पारसी दोस्त इनका बन गया था, इसका नवल नाम था, ठीक है। पारसी दोस्त यहाँ पर इनका बन गया था। अब क्या, इतनी पढ़ाई करने के बाद 1917 को जून में इनको वापस आना पड़ा, और इनकी जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी गई, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका था तो स्कॉलरशिप बंद हो गई थी। अब जब ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या था कि वर्ल्ड वार चल रहा था, मतलब वर्ल्ड वार का समय ही था 1917 वगैरह, 1914 से लेकर 18 के बीच, ठीक है। तो क्या, जिस शिप से इनको आना था वो शिप को जहाज को डुबा दिया गया था, तो माना जाने लगा कि अम्बेडकर साहब मर गए, समाप्त हो गए वहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, कि उस शिप में क्या था कि इन्होंने जो पुस्तकें बहुत सारी लिखी थी उस शिप में लोड कर दी थी, और किसी कारणवश उस शिप से ये नहीं आ पाए थे, तो इनकी पुस्तकें वहाँ पे समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अम्बेडकर साहब जो है, ठीक है, बच गए थे, ठीक है। क्योंकि अगर अम्बेडकर साहब जैसे लोग ना होते, अम्बेडकर जी ना होते, तो आज भी हमारे भारत में जो दलित हैं, नीचे वर्ग का समाज है, उसके साथ भी आज यही दुर्दशा अभी भी चल रही होती। क्योंकि आप अभी भी अगर भारत के कुछ पिछड़े गाँव में चले जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी पहले जैसी ही मतलब लोग कार्य करते हैं, मतलब जो नीचे कास्ट का है, जिसको नीचे कास्ट का लोग बना लिए हैं, ठीक है, उसको साथ में बैठाएंगे नहीं, टच साथ में बैठाएंगे नहीं, पानी भी नहीं पिलाएंगे, मतलब सही से बोलेंगे नहीं। जो ऊंची कास्ट का वो अपना ऊपर बैठेगा। गाँवों में अभी भी कुछ जगहों में ऐसी स्थिति है, हम गए हैं और हमने देखा ये सब चीज़ें अभी भी कहीं कहीं, ठीक है। कोई नहीं, और अगर अम्बेडकर साहब जैसे लोग ना होते तो इनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब होती है, ठीक है। आगे देखेंगे अब, तो अब यहाँ पर वो डूब गए, लेकिन अम्बेडकर साहब बच गए थे। अब यहाँ पे क्या है कि अम्बेडकर साहब जब वहाँ से वापस आए, ठीक, तो चूँकि स्कॉलरशिप बड़ौदा के गायकवाड़ सायाजी राव ने दिलाई थी, तो इनको सेवा करना था इनके यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो वहाँ पर जब आकर के सेवा करना, तो पहले क्या है, प्रोफेसर बने आकर के 1918 में प्रोफेसर एक स्कूल में बने आए थे मुंबई कॉलेज में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के, ठीक है। तो वहाँ के स्टूडेंटों ने कर दिया कि अरे हमको कौन पढ़ाएगा, ये दलित मास्टर, ये नीच कास्ट का आदमी ये पढ़ाएगा। तो जब इन्होंने लेकिन बहुत कुछ करके स्टूडेंट को समझाया कि आप आओ, हम पढ़ के तो देखो एक बार, दूर से ही पढ़ लो। तो जब इन्होंने पढ़ाया तो 3 दिन पढ़ाया क्लास, 3 दिन की क्लास ली, और 3 दिन की क्लास में जो स्टूडेंट थे वो उनके फ़ैन हो गए हैं कि इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं किसी कास्ट के बने रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी क्या, वहाँ के कर्मचारी जो थे वो भेदभाव इनसे कर रहे थे, इनको पीने के लिए पानी भी तक नहीं देते थे, चपरासी से फेंक के फाइल वगैरह देता था। तो यहाँ वहाँ से ये इनका दिल टूट गया, फिर वहाँ से छोड़ दिए कॉलेज वगैरह, ठीक है। आगे 1920 में, ठीक है, 1920 में कोल्हापुर रियासत थी एक, वहाँ के एक राजा थे साहू, ठीक है। तो उनसे संपर्क करके क्या किया इन्होंने कि उन्हें देखा कि दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अब इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। उसके लिए मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका जो है इन्होंने चलाई। मूक नायक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसमें दलितों के से जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें लिखी होती थी। इसी दौरान जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे तो इनको रहने के लिए रूम तक नहीं मिल रहा था, रूम तक लोग नहीं दे रहे थे, पारसी धर्म के लोग दिए भी थे तो वो भी इनको मारने पर तुल गए थे कि भाई तुम
बगैर कास्ट बताए खुद को पारसी बता करके रूम ले कैसे लिए, मारने पे तुल गए थे, जबकि इतने बड़े प्रोफेसर थे ये। सोचिए, इतनी स्थिति खराब थी, रहने के लिए घर तक नहीं लोग दे रहे थे, पीने के लिए पानी तक नहीं दे रहे थे वहाँ पर उस समय। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बिल आ गया था कि अब सभी धर्म के लोग या सभी जाति के लोग किसी भी पीने के स्रोत से पानी पी सकते हैं, लेकिन जो है जो नीचे कास्ट के लोग थे, बिल तो आ गया था, लेकिन नीचे कास्ट के लोगों को, ये लोग जो थे उच्च कास्ट के लोग, ये पानी तक नहीं पीने देते थे, यहाँ तक कि तालाब का पानी नहीं पीने देते थे, कुएं का तो छोड़िए। ये स्थिति थी। तो अम्बेडकर साहब जो है वहीं पे अपने इन्हीं साथियों के साथ तालाब का पानी पिलाने गए। ठीक है, तो जब पानी पिलाने गए तो बाद में पता चल गया कि अम्बेडकर जो है इन लोगों को ले करके अपने अपने सभी साथियों को या निम्न कास्ट के लोगों को तालाब के पानी को पिला दिया है। तो वहाँ के सारे जो उच्च कास्ट के ब्राह्मण लोग थे आ करके इन पे खूब डंडों से खूब मार पिटाई की। और फिर उसके बाद फिर उस तालाब का शुद्धिकरण कर रहे हैं कि इन लोगों ने छू लिया तो पानी बताइए गंदा हो गया। आप ये सोचिए कि कितनी स्थिति खराब रही होगी कि जो उस तालाब से जानवर पानी पी सकता था, कुत्ता पी सकता था, कोई भी जानवर वो पानी पी सकता था, उससे पानी गंदा नहीं होता है, और एक इंसान के पानी पीने से वो पानी गंदा हो जा रहा था। ऐसी मानसिकता हमारे देश में थी, इतनी ज़्यादा खराब मानसिकता का समय था वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अब ये जब घटना हो गई तो अम्बेडकर साहब जो है उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ इससे। अब उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तब उन्होंने सोचा कि अब लोगों को संगठित ही किया जाए, शिक्षा ही दी जाए लोगों को, ठीक है, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अब संगठित करने का प्रयास किया, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया अम्बेडकर साहब। और इसमें का उद्देश्य यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ पहुँचाना है, लोग पढ़ें समझें, तभी जो है पढ़ाई के दम पर ही इन सब चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अब इतनी ज़्यादा अपमानित होने के बाद अम्बेडकर साहब ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा में इन्होंने क्या कर दिया सीधा कि अब हमें जो है जिस तरीके से मुस्लिमों को, सिखों को अलग से निर्वाचन के लिए दिया गया है, ठीक है, उसी तरीके से हमको भी, यानी जो नीचे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, इनके लिए भी अलग से निर्वाचन का सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, तो इसका विरोध जो है महात्मा गांधी जी करने लगे, और महात्मा गांधी जो है वो ये चाह रहे थे कि जो है हिंदू का जो वोट है वो वगैरह ना बटे। ठीक है, और अम्बेडकर जी इस बात पे तुले हुए थे कि जब आप हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, दलितों का इतना शोषण किया जा रहा है, ठीक है, तो हमें भी बिल्कुल अलग तरीके से निर्वाचन चाहिए। और महात्मा गांधी इसी बात को लेकर के अनशन पर बैठ गए। फिर लास्ट में फिर क्या हुआ कि अम्बेडकर साहब को मानना पड़ा, और पूना पैक्ट जो हुआ था उसमें उनको मानना पड़ा। ठीक है, तो ये बाद में फिर महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। वो बातें आप इतिहास के उसके संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जब अम्बेडकर साहब को फिर आरक्षित सीटें दे दी गई थी, ठीक है, SC के लिए, SC ST के लिए, और साथ ही साथ अम्बेडकर साहब से संविधान का निर्माण का समय जब आया तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि जो है संविधान का निर्माण जो है सबसे अच्छी तरीके से केवल और केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो इस तरीके से अम्बेडकर साहब की पूरी जीवनी थी। वीडियो लंबा हो सकता है कि पूरी बातें अगर डिटेल में बताई जाए, लेकिन अभी इतनी ही चीज़ें जो आप समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि इतने संघर्ष के बाद फिर अब भारत के लिए इतना बेहतरीन संविधान जो है अम्बेडकर साहब ने लिखा, जो कि आज भारत की अखंडता और एकता बनाए रखे हुए है। और धीरे धीरे जो कुरीतियाँ हैं जो हिंदू धर्म में थी, मुस्लिम धर्म में भी हैं, वो धीरे धीरे हमारे संविधान के द्वारा ये समाप्त होंगी। और आने वाले 50 सालों में जो जात प्रथा है, जातिवादिता है, अभी भी थोड़ी बहुत जो बची है देश में, वो भी समाप्त हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमारा देश जो है एक जो है सुपर पावर बनेगा, इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा जातिवादिता से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सही लगा होगा। और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर है, उनकी बहुत सारी किताबें भी थी, अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो चैनल पर ज़रूर बताइए, और नीचे जो है जय भीम आप लिख सकते हैं, या जय अम्बेडकर लिख सकते हैं, जय भारत लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।